चलो तो इस लेक्चर में हम डील करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1861 and 1892. Then after we discuss about Government of India Acts 1909, 1919 and 1935. वैसे इन टॉपिक्स को हम एक या दो लेक्चर्स में डील करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। अब इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करें, जहाँ पे हम दो एक्ट डील करेंगे। एक हम करेंगे 1861 एंड देन वी हैव 1892। तो देखो, इनके नाम से ही ना, हमें एक्ट के नाम से पता चल जाता था कि ये एक्ट किस पर्पज से यहाँ पे लाया गया था, इनेक्ट किया गया था। तो अल्टीमेटली ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, ये डील कर रहा था आपके साथ, किसके साथ? काउंसिल्स के साथ, दैट मीन सेंट्रल लेजिस्लेचर के साथ। इवन अगर हम बात कर सकते हैं जो प्रोविंशियल काउंसिल थी, उनके साथ भी डील करेंगे, राइट। तो जब 1861 के एक्ट की बात करेंगे हम, सबसे पहले जस्ट मिनट, डन। यहाँ पे हम डील करेंगे आज इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1861, 1892, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919 एंड 1935। तो देखो, सबसे पहले हम इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करें तो दो एक्ट आते हैं, 1861 एंड 1892। अब 61 की बात करें और 1892, देखो यहाँ पे मैंने पहले बोला कि इंडियन काउंसिल एक्ट इनके नाम से डिफाइन हो जाता है कि किस पर्पज से यहाँ पे इनेक्ट किए गए थे। ये डील करेंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल काउंसिल्स के साथ। तो अल्टीमेटली जब ये इनेक्ट हुआ, एक्ट जब ये पास हुआ 1861 का, इस टाइम पे जो हमारे पास वाइस रॉय थे, आपके पास वाइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द वाइस रॉय। और वहीं पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात करें तो सर चार्ल्स वुड जो थे, वो आपके पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राइट। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 का मेन पर्पस क्या था, कि यहाँ पे क्या किया गया, चेंज किया गया। चेंज किया गया किसमें? इन साइज एंड कंपोजिशन। यहाँ पे क्या चेंज देखने को मिला? साइज में एंड कंपोजिशन में। किसमें? ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। इसमें जो है हमें क्या देखने को मिला? चेंज देखने को मिला, राइट। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। चलो, तो अब बात करते हैं सबसे पहले क्या साइज और क्या कंपोजिशन में चेंज देखने को हमें मिला। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि इससे पहले जो हमने बात करी थी गवर्नर जनरल इन काउंसिल की और वाइस रॉय इन काउंसिल, क्योंकि 1858 के एक्ट के थ्रू क्या कर दिया गया था, जो गवर्नर जनरल की जो डेजिग्नेशन थी उसको चेंज करके अब क्या कर दिया गया था? वाइस रॉय कर दिया गया था। तो चाहे गवर्नर जनरल इन काउंसिल बोल लो, चाहे वाइस रॉय इन काउंसिल बोल लो, एक ही बात है, राइट। तो अब क्या हुआ, ये जो आपके पास जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी, दैट मीन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें क्या कर दिया गया? पहले 4 मेंबर्स थे, अब एक और मेंबर ऐड कर दिया गया, दैट मीन्स 5th मेंबर जो है उसमें ऐड कर दिया गया। अब वो 5th मेंबर जो होगा, बोला वो क्या होगा? ज्यूरिस्ट होगा। इससे पहले हमने क्या बोला था कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल में क्या था, एक जुडिशियल मेंबर जो था वो ऐड किया गया था, बट वो जो था दैट मीन्स की एडवाइजरी मेंबर था, सिर्फ उसका एडवाइस करने का जो था वो राइट था, उसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं था, दैट मीन्स वो फुल फ्लैज मेंबर नहीं था। अब क्या किया कर दिया गया? 5th मेंबर जो है वो ऐड कर दिया गया, ठीक है। और यहीं पे क्या हुआ, इसी के थ्रू अब क्या बोला गया कि अब क्या किया जाएगा, सेंट्रल काउंसिल को, इंडियन काउंसिल एक्ट के अंडर क्या बोला गया 1861 के अंडर, कि सेंट्रल काउंसिल को हम क्या करेंगे, अब इसको एनलार्ज कर देंगे, इसके नंबर इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो यहां पे बोला गया कि एडिशन होगी या तो मिनिमम 6 मेंबर्स की, और मैक्सिमम कितने मेंबर्स जो है ऐड किए जाएंगे? 12। मतलब यहाँ पे एडिशनल मेंबर्स होंगे, एडिशन की जाएगी न्यू मेंबर्स की, ठीक है। अब ये जो न्यू मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम कितने कर सकते हो आप? 12 मेंबर्स यहाँ पे ऐड होंगे, और मिनिमम जो है 6 मेंबर्स ऐड किए जाएंगे, राइट। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। इसी के साथ अब क्या बोला गया कि
अब आपके पास न्यू काउंसिल्स, इस एक्ट में एक प्रोविजन इंसर्ट कर दिया गया कि बोला अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, न्यू काउंसिल जो है इन अदर प्रोविंसेस में, जो आपके पास अदर प्रोविंसेस है जहां पे काउंसिल्स नहीं है, उनमें भी क्या की जा सकती है, न्यू काउंसिल जो है वो एस्टेब्लिश की जा सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अब काउंसिल जो है काउंसिल्स ऑफ बंगाल एस्टेब्लिश की गई इन 1862, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में काउंसिल एस्टेब्लिश की गई, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में इन 1886 में की गई। वहीं पे बर्मा, उस टाइम पे बर्मा जो था वाज द पार्ट ऑफ इंडिया, एंड पंजाब में क्या किया गया, 1897 में न्यू काउंसिल जो है वो एस्टेब्लिश की गई, ठीक है। तो ये याद रखना। डन बात। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में यहाँ पे वाइस रॉय को एक एम्पावर कर दिया गया। वाइस रॉय को एक पावर दे दी गई, किसकी पावर दी गई कि ये क्या कर सकता है, इशू कर सकता है ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस मींस कैन इशू टेम्परेरी लॉ, टेम्परेरी लॉ जो है वो इशू कर सकता है, राइट। अब इसी एक्ट के अंडर क्या बोला गया, यहां पे वाइस रॉय और गवर्नर जनरल को एम्पावर कर दिया गया। वाइस रॉय को क्या एम्पावर किया गया कि अब वो क्या कर सकता है, टू मेक रूल्स, वो क्या कर सकता है, रूल्स बना सकता है फॉर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस के लिए। ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस ऑफ द काउंसिल। दैट मीन्स कि काउंसिल जो है एफिशिएंटली वर्क करे, उसके लिए जो है वाइसरॉय क्या कर सकता है, रूल्स बना सकते हैं फॉर एफिशिएंट वर्किंग के लिए। तो यहां पे क्या किया, अब लॉर्ड कैनिंग ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलेंगे हम पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब कि यहाँ पे इन्होंने डिपार्टमेंट जो है वो इशूड कर दिया कि एक एक मिनिस्टर को, यहाँ पे किसी पर्सन को हेल्थ डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को रिवेन्यू डिपार्टमेंट दे दिया। दैट मीन्स फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम जो है अब वेरियस डिपार्टमेंट जो है वो इशूड किए गए टू वेरियस मेंबर्स को और डिफरेंट मेंबर्स को, राइट। तो अल्टीमेटली जब यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया तो यहाँ पे क्या किया गया, डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया। अब जब डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया फर्स्ट टाइम इंडिया में अमंग द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में कैबिनेट सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में कैबिनेट सिस्टम कब एस्टेब्लिश हुआ था, अंडर द एक्ट ऑफ 1861। क्लियर। तो यहाँ पे फाउंडेशन रखी गई थी और वी कैन सी कैबिनेट सिस्टम। क्लियर बात। यस सर। चलो अब इसके बाद बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की, क्या सिग्निफिकेंस रहा इस एक्ट। तो इस एक्ट के थ्रू अब देखो यहां पे क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन। लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन जो है वो प्रोसेस जो है इंट्रोड्यूस की गई। दैट मींस यहां पे क्या किया गया, प्रोविंसेस को मोर लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई एज कंपेयर टू सेंटर, ठीक है। मोर लेजिस्लेटिव पावर जो है वो किसको ग्रांट कर दी गई, प्रोविंसेस को ग्रांट कर दी गई, राइट। एंड यहीं से क्या हुआ था, इंडियन एसोसिएशन जो है इन
और इंडियन की पार्टिसिपेशन जो है इन लेजिस्लेशन में वो स्टार्ट हुई थी, इनिशिएट हुई थी। क्लियर बात? Yes, sir. तो ये इस एक्ट का सिग्निफिकेंस रहेगा। साइड क्लियर है? सर उन्होंने लेफ्ट कर दिया। लेफ्ट कर दिया? हाँ जी। कर लिया ज्वाइन सर। कर लिया ज्वाइन? साहिल क्या हाँ नेटवर्क जी। इशू आ रहा है? हाँ जी सर। चलो कोई नहीं। चलो अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो यहां पे बात करें इंडियन काउंसिल एक्ट, ये भी काउंसिल्स के साथ ही डील करेंगे कि काउंसिल में क्या चेंजेस किए गए। अब यहाँ पे 1892 के अंडर अब क्या किया गया, जो एडिशनल मेंबर जो थे उनका नंबर जो है फिर से इंक्रीज कर दिया गया। एडिशनल मेंबर्स का नंबर जो है वो इंक्रीज कर दिया गया। कहां पे? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो यहां पे क्या बोला गया कि ये जो एडिशनल मेंबर जो इंक्रीज किए जाएंगे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो यहां पे बोला गया कि मतलब ये जो इंक्रीज होंगे 10 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 10, एंड बोला नॉट मोर देन 16, 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 16 हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट 10 से कम नहीं होंगे। ठीक है, 10 मिनिमम था, 16 मैक्सिमम था। क्लियर? वहीं पे अगर मैं बात करूं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए इन्होंने क्या किया, बोला कि मिनिमम मेंबर जो ऐड किए जाएंगे वो होंगे 8 और मैक्सिमम जो है वो आप करोगे कितने, 20। अब ये किसके लिए बोला? फॉर बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंशियल काउंसिल्स के लिए बोला। इसमें जो आप एडिशनल मेंबर्स ऐड करोगे मिनिमम मेंबर्स 8 होंगे, मैक्सिमम आपके पास 20 होंगे। और वहां पे बंगाल में बोला कि बंगाल में आपके पास मैक्सिमम आप 20 मेंबर जो है ऐड कर सकते हैं, मिनिमम कुछ नहीं बताया यहाँ पे। और वहीं पे मैक्सिमम ही बात करी 15 फॉर किसके लिए? ओध के लिए। ओध मीन्स अवध, अवध वाली जो प्रोविंस थी उसके लिए बोला मैक्सिमम 15 मेंबर जो है आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर बात? यस सर। अब इसी एक्ट के अंदर अब ये बात याद रखना, समटाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बोला गया कि सेंट्रल लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स है, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर के मेंबर्स है उनको अलाउ कर दिया गया इस एक्ट के थ्रू। दे वर अलाउड। अलाउड किस सेंस में? उनको बोला गया कि अब क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे होल्ड कर सकते हो डिस्कशन। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? डिस्कशन कर सकते हो किस पे? ऑन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस बजट की बात कर रहा है कि आप बजट पे क्या कर सकते हो? डिस्कशन कर सकते हो। दैट मींस इसके थ्रू क्या बोला गया कि ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनको आप क्या कर सकते हो? डिस्कस कर सकते हो। डिस्कस का मतलब कि आप इन पे क्या कर सकते हो? क्वेश्चंस जो है आज कर सकते हो, क्वेश्चन जो है वो रेज कर सकते हो। बट हाँ, ये क्वेश्चन आप रेज तभी करोगे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 6 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ मैं इस पॉलिसी पे क्वेश्चन जो है पूछना चाहता हूं पर्टिकुलर मिनिस्टर्स। ठीक है, बट हाँ एक और बात याद रखना, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो कि कोई क्वेश्चन ए पूछा किसी मेंबर ने, एक्स मेंबर ने, ठीक है, बाई से पूछा, और बाई ने फिर क्या किया? उस क्वेश्चन ए का रिप्लाई कर दिया। अब रिप्लाई कर दिया तो यहां पे होता है पॉसिबिलिटी, जो आज की डेट में होता है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन आस्क, बट यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउ नहीं किए गए। बोला आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका आंसर मिल गया तो शांत बैठना पड़ेगा, फिर आगे से नहीं बोला कि बकवास करनी है कि ऐसे तुम और क्वेश्चन पूछने लग पड़ोगे बदतमीजियों की तरह। बोला नहीं वैसा नहीं होगा, एक बार पूछ लिया बोला उसके बाद नहीं पूछने की। तो ये बात बोली गई। क्लियर बात?
Yes, sir. तो ये थे आपके पास इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एंड 1892। अब बात करते हैं अब आते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 पे। साइल क्लियर है? हाँ जी सर। अब इसको बोलते हैं हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब देखो, लॉर्ड मॉर्ले जो थे, ही वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एट दैट टाइम एंड मिंटो वाज द वाइसरॉय। अब याद करो, जब हमने बात करी थी सूरत सेशन की, आईएनसी के सूरत सेशन जब हुआ था, तो यहां पे हमने बोला था आईएनसी जो थी वो स्प्लिट हो गई थी। आईएनसी स्प्लिट हुई थी किसमें? दो पार्ट्स में। एक ग्रुप बन गया था एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, एक बन गया था मॉडरेट्स ग्रुप। तो उस टाइम पे हमने क्या बोला था कि ये मिंटो भाई साहब ने मॉर्ले को एक लेटर लिखा और इन्होंने ये सारा बताया कि ऐसे जो आप चाहते हैं कि जो हमारा जो मेन पॉलिसी है डिवाइडेड रूल पॉलिसी, वो कहीं ना कहीं हमारी जो है जो हम सोच रहे थे उसी बेसिस पे काम हो रहा है और वही हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो है ग्रेट ट्रिम्फ है फॉर अस के लिए। तो यहाँ पे फिर देखो, इसके बाद क्या हुआ था, बंगाल डिवीजन के टाइम पे हमने पहले भी बात करी थी कि बंगाल डिवीजन जब हुआ, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करी गई। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करी गई तो बंगाल डिवीजन के सपोर्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की डेपुटेशन एक 1907 में जाके मिलेगी लॉर्ड मिंटो से। ही वाज एट शिमला एट दैट टाइम। ये शिमला में थे अपनी वेकेशन पे, तो एक डेपुटेशन जाके मिलेगी इनकी शिमला में मिंटो से, और इन्होंने मिंटो से जो भी नेगोशिएशन करी और उनकी अचीवमेंट इनको मिल गई। देखो, आईएनसी बनी थी 1885 में। आईएनसी आपके पास 1885 में बनी। अब 1885 में बनी, फिर भी आईएनसी कितनी डिमांड्स करते आ रही थी कब से, बट ब्रिटिशर उनकी डिमांड नहीं सुन रहे थे। अब 1906 में आपके पास मुस्लिम लीग बनेगी और मुस्लिम लीग की डिमांड जो थी, फर्स्ट डिमांड ही इन्होंने, मतलब इनको जो है, जो इन्होंने डिमांड करी थी वो इनको ग्रांट कर दी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो ये मुस्लिम लीग की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो प्रोवाइड किया गया। किसको? फॉर मुस्लिम्स को। दैट मीन्स कॉम्युनल इलेक्टोरेट जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया इंडिया में। कॉम्युनल इलेक्टोरेट। और इसी के एक्ट के अंडर अब क्या बोला गया, गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे राइट दे दिया कि जो पहले सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, अब आपको बोल दिया कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। क्वेश्चन भी आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। क्लियर? Yes, sir. हाँ जी सर। और यहीं पे वो बोला गया कि अब जो एडिशनल मेंबर्स थे वो डबल कर दिए गए, कि बोला जो नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स है अब उनका क्या कर रहे हैं, हम डबल कर रहे हैं, या तो डबल होंगे और मोर देन डबल। ठीक है। और यहां पे बोला गया कि जो गवर्नर जनरल है और वाइस रॉय जो है, उसकी काउंसिल जो होगी, उसके मैक्सिमम नंबर जो होंगे एडिशनल मेंबर्स के, वो कितने कर दिए, अप टू 60 कर दिए। मतलब 60 से ज्यादा नहीं हो सकते, 60 से कम हो सकते हैं। वहीं पे सेंट्रल लेजिस्लेचर के जो है अब कितने मेंबर्स हो गए, एडिशनल मेंबर्स मिला के टोटल 69 मेंबर जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर में हो गए। ठीक है। तो अल्टीमेटली इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया, इन प्रोविंसेस में क्या किया गया, अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, फर्स्ट टाइम जो था नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी मतलब कि यहाँ पे ब्रिटिश की मेजोरिटी नहीं थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं थी। ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी जो है इंट्रोड्यूस की गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी कैसे इंट्रोड्यूस हुई। नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी की अगर बात करें तो टोटल आपके पास नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी की 32 सीट्स थी। 32 सीट्स थी प्रोविंशियल काउंसिल्स में। प्रोविंशियल काउंसिल्स में जिसमें से 32 में से 5 मेंबर जो थे वर नॉमिनेटेड बाय द वाइसरॉय और गवर्नर जनरल। ठीक है। 5 मेंबर जो थे वो नॉमिनेटेड थे बाय वाइसरॉय। और ये जो रिमेनिंग 27 मेंबर जो रह गए,
वो क्या होंगे, अब इलेक्टेड होंगे, वो इलेक्टेड मेंबर्स थे, राइट। तो अल्टीमेटली नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी जो है इंट्रोड्यूस की गई फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्रोविंशियल काउंसिल्स। क्लियर। और ये जो मेंबर जो थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। क्लियर बात। हाँ जी सर। तो ये Yes, था sir. आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी इसको बोलते हैं। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, जिसको किस नाम से जाना जाता है, मॉन्टैग चैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म। अब देखो, ये एक पहला एक्ट भी बोल सकते हैं, और ये एक एक्ट था जो आपके पास स्टार्ट हुआ, बिगेन हुआ विद प्रियम्बल। प्रियम्बल मतलब इंट्रोडक्शन और प्रीफेस। बिगेन विद द प्रियम्बल। और ये जो प्रियम्बल जो था वो किस पे बेस्ड था, इट वाज बेस्ड ऑन द जो डेक्लरेशन इशूड की गई थी बाय द मॉन्टैग, डेक्लरेशन इशूड बाय द मॉन्टैग ऑन 20th ऑफ अगस्त 1917 को। ठीक है, तो ये याद रखना। अब क्या हुआ, इस एक्ट के थ्रू अब 3 इंडियन जो थे, 3 इंडियन जो है वो क्या किए गए, इंक्लूड किए गए और इंसर्ट किए गए किसमें, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, ऐड किए गए गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। तो पहले मेंबर थे 5, अब 3 मेंबर और ऐड कर दिए गए, तो टोटल मेंबर्स हो गए आपके पास 8। क्लियर बात। हाँ जी सर। चलो, अब ये बात समझना, अब इस एक्ट के थ्रू ही क्या किया गया, रीमा क्लियर हुई बात तेरे को। Yes, sir. अब सेकंड बात करते हैं, यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है इंट्रोड्यूस किया गया बाय द मॉन्टैग चैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म के थ्रू। अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर ये कहां पे एस्टेब्लिश किया गया, एट द सेंटर, सेंटर में एस्टेब्लिश किया गया। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब कि यहाँ पे 2 हाउसेज होंगे। एक जो था आपके पास लोअर हाउस था, एक आपके पास था अपर हाउस। लोअर हाउस को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली। और यहाँ पे अपर हाउस को हम क्या इस नाम से बोलेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट। और आज की डेट में राज्यसभा को भी काउंसिल ऑफ स्टेट ही बोलते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट। अब ये जो आपके पास लोअर हाउस था, लोअर हाउस क्या कंसिस्ट करता था, टोटल 145 मेंबर्स, टोटल 145 मेंबर्स थे, जिसमें से अगर बात करें तो ये जो था यहाँ पे मेंबर जो इलेक्ट किए गए बाय डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू किए गए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। डायरेक्ट इलेक्शन समझते हो ना, कि हम डायरेक्टली वोट कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए। इनडायरेक्ट में हम डायरेक्टली वोट नहीं करते, बट हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी आगे वोट करते हैं, राइट। और इसी एक्ट के थ्रू अब क्या किया गया, कम्युनल इलेक्टोरेट भी एक्सटेंड कर दिया गया। पहले सिर्फ मुस्लिम को दिया गया था, अब कम्युनल इलेक्टोरेट एक्सटेंड कर दिया गया टू सिख आल्सो। अब सिख को भी क्या कर दिया यहाँ पे, इंट्रोड्यूस कर दिया। दैट मींस अंडर द प्रोविजन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, उनको भी अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया ब्रिटिश। तो देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि टोटल 145 मेंबर्स थे। अब ये जो 145 मेंबर्स आपके पास थे, इनमें भी देख लेते कि कैसे कंपोजिशन की गई। 145 में से आपके पास 41 मेंबर जो थे, ये थे आपके पास नॉमिनेटेड। 41 जो थे वह नॉमिनेटेड थे।
अब नॉमिनेटेड की भी बात करें तो यहाँ पे 41 में से 26 जो थे ऑप्शनली नॉमिनेटेड थे एंड आपके पास 15 जो थे वो नॉन ऑप्शनली नॉमिनेटेड। बात क्लियर? हाँ जी सर। सर अब रह गए हमारे पास कितने? 104। अब 104 मेंबर जो थे ये हमारे पास क्या थे? इलेक्टेड थे। 104 मेंबर जो थे ये हमारे पास इलेक्टेड मेंबर्स थे, राइट। इसमें से अगर मैं बात करूं 104 में से 52 आपके पास जनरल थे, वहीं पे मुस्लिम थे आपके पास 30, आपके पास 2 थे सिख एंड 20 जो थे अदर्स थे और स्पेशल बोलो चाहे अदर्स और स्पेशल। तो ऐसे इनकी रिप्रेजेंटेशन। क्लियर बात? हाँ जी। यस सर। अब बात करते हैं अपर हाउस की। अपर हाउस में टोटल आपके पास 60 मेंबर्स थे। 60 मेंबर्स थे। 60 में से भी अगर बात करें 26 नॉमिनेटेड थे एंड आपके पास 34 जो थे वो इलेक्टेड थे। ठीक है। अब यहाँ पे अब काउंसिल ऑफ स्टेट और अपर हाउस के जो मेंबर्स थे ना इनको क्या बोला जाता था? ऑनरेबल। ऑनरेबल मेंबर्स। ठीक है, ऑनरेबल के नाम से इनको मतलब हम क्या करते थे? रिप्रेजेंट करते थे। अब यहाँ पे एक और बात याद रखना कि अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट का मेंबर बनने के लिए विमेंस को अलाउ नहीं था। दैट मींस इसमें जितने भी मेंबर्स एलिजिबल थे पर काउंसिल ऑफ स्टेट का मेंबर बनने के लिए वो सिर्फ मेल थे, विमेंस को अलाउ नहीं किया गया। ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो ये भी याद रखना। चलो अब बात करते हैं 1919 के एक्ट के थ्रू यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया गया? डिवोल्यूशन रूल। अब डिवोल्यूशन रूल मतलब यहाँ पे पावर्स को डिफाइन कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या किया गया? 2 लिस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। एक आपके पास सेंट्रल लिस्ट, एक आपके पास प्रोविंशियल लिस्ट। ठीक है। अब मतलब सेंट्रल लिस्ट यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि सेंटर की पावर किस पे लेजिस्लेट कर सकती है और प्रोविंसेस की पावर भी डिफाइन कर दी। अब बोला गया कि देखो अब जो मैटर इन दोनों लिस्ट में मेंशन नहीं थे अब उन पे कौन डील करेगा? जिनको हम बोल देते हैं दैट मींस रेसिडुअल पावर किसके पास जाएगी। तो जो रेसिडुअल पावर थी वो किसको वेस्ट की गई? वो की गई वाइस रॉय और गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। ये बात क्लियर हुई? यस सर। चलो इसके बाद बात करते हैं अब इसी के थ्रू क्या किया गया? यहाँ पे डायआर्की सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। सिस्टम ऑफ डायआर्की, डायआर्की सिस्टम। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंसेस में। एक था आपके पास ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, एंड सेकंड वन इज योर रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ये रहा। अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो थे दैट मींस इन्होंने किसको ट्रांसफर कर दिए? इंडियंस को ट्रांसफर कर दिए। तो अब इनको जो है दैट मींस इन पे कौन डील करेगा? इंडियंस के पास थे। रिजर्व सब्जेक्ट्स ये ब्रिटिशर ने अपने पास ही रखे। अब इंडियंस दैट मींस इन सब्जेक्ट्स को डील करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो की जाएगी ये जो एडमिनिस्ट्रेट किए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट एंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब गवर्नमेंट होगी और जो गवर्नर होंगे और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वहीं पे अगर बात करें तो इसके केस में अब ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है इनको डील कर रहा है कौन? इंडियंस डील कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये अपने एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कहां पे? रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। मतलब यहां पे क्या हो सकता है? इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन भी स्टार्ट हो सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आज की डेट में जो हम बात करते हैं। अब रिजर्व सब्जेक्ट ब्रिटिशर ने अपने पास रखे थे तो अब यहां पे बोला गया कि इसको जो एडमिनिस्टर किया जाएगा बाय द गवर्नर एंड इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी। बट यहां पे याद रखना काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री करेगी। यहां पे कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल।
तो अब ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जब करेगी तो अल्टीमेटली दे आर नॉट और दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू, ये लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तो ये याद रखना। क्लियर? तो देखो इन दोनों केस में हमने क्या बोला कि एडमिनिस्टर किया जाएगा। इन दोनों केसेस में गवर्नर एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के साथ। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री मतलब जिनको पोर्टफोलियो सिस्टम जो हमने स्टार्ट किया कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिला, बट यहाँ पे गवर्नर किसके साथ करेगा? अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ, जो उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं जिनके कहने पे ये काम करता है। तो अल्टीमेटली हम बात करें तो दोनों केसेस में जो गवर्नर जो है वो क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है एज अ लिंक बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एज अ लिंक काम कर रहा है दो हाफ्स ऑफ एग्जीक्यूटिव के बीच में। एक एग्जीक्यूटिव आ गया ये काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और एक एग्जीक्यूटिव आ गई ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्लियर बात? Yes, sir. जी सर। अब देखो तो यहां पे क्या किया गया, अब इनके बीच में गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नर और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, क्योंकि गवर्नर तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कहने पे ही काम करेगा। बट यहाँ पे दिक्कत तो हो सकती थी गवर्नर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बीच में, तो उसको भी सस्टेन करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, एक डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिश किया गया जिसको बोला गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक डॉक्यूमेंट जो है वो इशूड किया गया, इंस्ट्रक्शन। अब उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या बोला गया कि दैट मींस ये इंस्ट्रूमेंट क्या बना आपके पास, बेसिक बना। बेसिस था ये किसका? कि ये प्रोविंशियल गवर्नर जो थे एंड मिनिस्टर्स, इनके बीच में क्या करेगा? कोलैबोरेट करेगा, कोऑपरेट करेगा कि ये दोनों जो है इसके बेसिस पे क्या करेंगे? काम करेंगे। राइट? ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। Yes, sir. तो अल्टीमेटली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाय विच एक्ट द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल्स और वी कैन से इन द प्रोविंशियल काउंसिल, तो इस एक्ट के थ्रू ही, दैट मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू क्या किया गया, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ पे? आपके पास प्रोविंशियल काउंसिल में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सिस्टम। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। Yes, sir. चलो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थोड़ा बड़ा है, ये अभी करें कि कल करें सुबह? हैं? इसमें टाइम लगेगा, ये बहुत बड़ा एक्ट है, जो मेन एक्ट है हमारा। कल कर लेंगे सर फिर। ठीक है, फिर इसको कल सुबह करते हैं 7 बजे, 7:30 बजे तक होगी क्लास। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। समझ में आया ये एक्ट? Yes, sir.